हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा सारथी भाई पीके। साथियों, आज हम करेंगे साइकोलॉजी से संबंधित 35 से भी ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हर परीक्षा में, जो भी हमारी टीचिंग से रिलेटेड जितनी परीक्षाएं होती हैं सभी में अक्सर पूछे जाते हैं। ऐसे ही 35 से ज़्यादा प्रश्नों का सेट हम आपके लिए लेकर आए हैं, साथ में उनके आंसर्स भी दिए गए। तो आप उनको आंसर सहित और क्वेश्चन किस प्रकार से आपके लिए आ सकता है, वो जैसे हम क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर किए हैं उससे घुमा कर भी आ सकता है। तो आप एक बार उनको प्रश्नों को एक बार ज़रूर पढ़ें और अपनी तैयारी को देखें कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है साथियों, चलिए तो शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्न। शुरू करने से पहले आप जो प्रश्न आपको करवा रहे हैं इनको अपने दिमाग में इस तरह सेट कर लें कि आपको प्रश्न जैसे किसी भी तरीके से जो एग्जामिनर है वो घुमा कर दे तो आप उसका सही से आंसर कर सकें। ठीक है साथियों, चलिए तो शुरू करते हैं अपने प्रश्न। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ के साथ आपको जब वीडियो जैसी लगे, अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ के साथ इस वीडियो को भी लाइक करके सराहना ज़रूर करें। ठीक है साथियों, चलिए तो शुरू करते हैं अपने प्रश्न। तो साथियों, ये है हमारे महत्वपूर्ण 36 से भी ज़्यादा 35 से भी ज़्यादा अधिक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, ये सारे के सारे साइकोलॉजी के हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। तो इसका पहला प्रश्न है, मानव विकास को सर्वाधिक रूप से कौन प्रभावित करता है। तो ये प्रश्न अक्सर सी टेट हो या फिर कोई भी राज्य से संबंधित कोई भी टेट हो उसमें अक्सर पूछा जाता है। तो इसका आंसर आप रट कर रख लें इसको। तो इसका आंसर है वंशानुक्रम व वातावरण का दोनों का प्रभाव पड़ता है उनके विकास पर। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, विकास को एक सतत प्रक्रिया माना है। तो किसने माना है। तो ये माना है बंडूरा एवं स्किनर ने। जो बंडूरा और स्किनर है उन दोनों ने उस विकास को सतत प्रक्रिया माना है। प्रश्न नंबर 3 है, किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल माना जाता है। तो इसे भी आप रट कर रख लें। ये माना जाता है बाल्यावस्था को जीवन का सबसे अनोखा काल माना जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। तो ये माना है वैलेंटाइन ने। ये सीटेट का सबसे पसंदीदा प्रश्न है, वैलेंटाइन वाला। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है हमारा, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है। तो यह है स्टेनले हॉल का। प्रश्न नंबर 6 है, मानव शिशु की भाषा द्वारा संवाद प्रेषण किस आयु से प्रारंभ होता है। तो ये होता है 3 वर्ष की आयु से। 3 वर्ष की आयु से बच्चा बातचीत करना शुरू कर देता है। प्रश्न नंबर 7 है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई। तो ये की गई थी जीन पियाजे के द्वारा, जो कि एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इन चारों अवस्थाओं की, बौद्धिक विकास की चारों अवस्थाओं की खोज की गई थी इनके द्वारा। इसके साथ साथ जो मनोविश्लेषणवाद का जो अध्ययन किया गया है वो भी इन्हीं के द्वारा किया गया, जीन पियाजे के द्वारा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है हमारा, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का कितना विकास हो जाता है। देखिए यहाँ पर विकास शब्दों का विकास लिखना भूल गए। तो यहाँ पर आएगा दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्दों का विकास कितना हो जाता है। ठीक है, कितने शब्द वो बोलना शुरू कर देता है। तो वो बोलना शुरू कर देता है लगभग 100 शब्द। ठीक है, दूसरे वर्ष के अंत तक। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। तो ये होता है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में जो बच्चा है वो शर्मीला होता है थोड़ा सा, और जो भी अगर वो काम करता है, अगर आप उसकी थोड़ी प्रशंसा कर देते हैं तो वो अपने आप पर गर्व महसूस करने लगता है। प्रश्न नंबर 10 है, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो ये हो जाते हैं किशोरावस्था में। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सी टेट और आपके स्टेट टेट से रिलेटेड, चाहे वो रीट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे एच टेट हो, सभी से रिलेटेड। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है, परिपक्वता का संबंध किससे है। तो परिपक्वता का संबंध है विकास से। प्रश्न नंबर 12 है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन है। सर्वोत्तम कथन है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। हमारी दृष्टि में जो बच्चा है वो अपने आप में
सर्वश्रेष्ठ है, विशिष्ट है, सबसे अलग है, उसकी क्रियाएं सभी से अलग हैं। हर बच्चे की क्रियाएं अपने आप में विशिष्ट होती हैं। प्रश्न नंबर 13 है, नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, जिससे कि उनकी जो भी कठिनाई हो रही है उनको दूर किया जा सके। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है, वाइगोत्स्की के अनुसार विकास है। तो वाइगोत्स्की ने जो दिया था वो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, तो इसलिए इनके आंसर को हम समाज से, आपको जहाँ पे भी वाइगोत्स्की का नाम आ जाए तो वहाँ पर आप समाज से रिलेटेड जो भी ऑप्शन दिखे आप उसको टिक कर देना, क्योंकि इनका जो संबंध है वो सामाजिक विकास से संबंध है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। तो ये है, आधुनिक मनोविज्ञान क्या मानता है कि बच्चे के व्यवहार में अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो बच्चा सीख रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा व्यवहार का अध्ययन। प्रश्न नंबर 16 है, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की और निरंतर निर्देशित होता जाता है। यह कथन किसका है? तो यह है ड्रेवर महोदय का। प्रश्न नंबर 17 है, शैशवावस्था में बालक में क्या पाया जाता है? तो शैशवावस्था में जो बालक की क्रियाएं होती हैं वो अनुकरण व सहयोग से संबंधित होती हैं। शैशवावस्था में बच्चा अनुकरण करना सीखता है, अनुकरण के द्वारा अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता है। इसके अलावा उसे सहयोग की भी आवश्यकता होती है इस अवस्था में। प्रश्न नंबर 18 है, नवीन शिक्षण प्रणाली किस पर आधारित है? तो ये है क्रियाओं पर, यानी कि अगर बच्चा उसे खुद करेगा तो बच्चा उसे अच्छी तरह से सीख सकता है। प्रश्न नंबर 19 है, बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है। यह कथन किसका है? तो यह है क्लीन वर्ग का। प्रश्न नंबर 20 है, वुडवर्थ चिंतन की कितने तत्व बताए हैं? वुडवर्थ ने चिंतन के कितने तत्व बताए हैं? तो उन्होंने बताए हैं 5 तत्व। प्रश्न नंबर 21 है, प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रेरणा के सिर्फ 2 प्रकार होते हैं, एक सकारात्मक प्रेरणा और दूसरी है नकारात्मक प्रेरणा। ठीक है, जिससे सकारात्मक प्रेरणा वो है जिससे कि आप कोई भी काम, जिस काम के लिए बच्चे को प्रेरणा देना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से जिससे बच्चा उस काम को कर सके, अगर वो उसे कर पाता है तो सकारात्मक कहलाएगी। अगर वो उससे उल्टा जाता है, आप मान लीजिए आप बच्चे को चलना सिखाना चाह रहे हैं, आपने उससे कोई क्रिया करवाई है, अगर वो बच्चा उससे चलना सीख जाता है तो वो होती है सकारात्मक प्रेरणा। अगर उसका इफेक्ट बच्चे के ऊपर उल्टा पड़ता है तो वो कहलाएगी आपके लिए नकारात्मक प्रेरणा। ठीक है। प्रश्न नंबर 22 है, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। तो ये कहा जाता है अनुरूप तत्व का सिद्धांत। ठीक है। प्रश्न नंबर 23 है, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है। यह किसका विचार है? तो यह है टीपी मैनन का विचार। प्रश्न नंबर 24 है, शिक्षा का खेल विधि से क्या तात्पर्य है? तो खेल विधि का तात्पर्य खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा देना। खेल क्रियाओं द्वारा आप जो भी शिक्षा देंगे वो बच्चे के लिए अति महत्वपूर्ण और उसके विकास के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहा जाता है कि जो भी क्रियाएं आप किसी क्रिया के द्वारा करवाते हैं तो बच्चे को कंठस्थ हो जाती हैं, यानी कि अच्छी तरह से वो याद कर लेता है उनको। प्रश्न नंबर 25 है, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड किससे संबंधित है? तो ये है प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं से, यानी कि जो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड है उससे जो बच्चे की जो नीड है, स्कूल के अंदर जो नीड होती हैं, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो बच्चे को मिल सके, तो ये इस बोर्ड का, इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। आगे है प्रश्न नंबर 26, कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव किस कौशल के अंतर्गत आता है? तो यह आता है उद्दीपन परिवर्तन के द्वारा। प्रश्न नंबर 27 है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो ये है कोहलर महोदय। ठीक है, कोहलर महोदय के साथ 3 जो हैं इनके नाम आते हैं, कोहलर, कोफका, ठीक है, और वर्दीमर। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के अंतर्गत इन तीनों के नाम लिए जाते हैं। ठीक है, कहीं पर भी आपको 3 नाम एक साथ मिल जाए तो आप अंतर्दृष्टि को सुनने के बाद इन तीनों में से किसी का भी नाम मिल जाए तो आप इनको टिक कर सकते हैं, आपका आंसर ठीक रहेगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 28 है, यदि पहले उदाहरण फिर सिद्धांत बताते हैं, यह किस
शिक्षण पद्धति की ओर इंगित करता है? तो ये करता है आगमन विधि की ओर। ठीक है, पहले आपने दिया उदाहरण, उसके बाद सिद्धांत बताते हैं, तो ये कहलाता है आगमन विधि। इसके अगर इससे अपोजिट हो जाता है, यानी कि आपने पहले सिद्धांत दिया, उसके बाद आप उदाहरण देते हैं, तो वो इसका उल्टा हो जाता है, वो कहलाता है निगमन विधि। जो आगमन विधि होती है, जो हमने प्रश्न पूछा है, ये होती है प्राथमिक कक्षाओं के लिए, और जो इसके अपोजिट होता है निगमन विधि, तो वो अपर प्राइमरी से ऊपर वो जो मेथड है वो यूज किया जाता है। ठीक है, निगमन विधि का। प्रश्न नंबर 29 है, मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? तो ये होता है ब्लूप्रिंट का प्रश्न पत्र निर्माण से, यानी कि प्रश्न जो है वो कितने नंबर का आएगा, और उसका जो मतलब कि कुछ प्रश्न होते हैं उसमें 1 नंबर के होते हैं, कुछ 2 के होते हैं, कुछ 5 के होते हैं, तो उसमें कितने प्रश्नों को कितने नंबर का वेटेज दिया जाता है, उसे बोलते हैं ब्लूप्रिंट। ठीक है। प्रश्न नंबर 30 है, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है अधिगम। ठीक है, आपने जो कुछ भी सीखा है जिससे आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, वो कहलाएगा आपका अधिगम, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। प्रश्न नंबर 31 है, खेल से किस प्रकार का अनुशासन उत्पन्न होता है? तो ये होता है आत्म अनुशासन। आत्म यानी स्वयं के लिए अनुशासन, आप खुद को अनुशासित महसूस करते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, मनोविज्ञान की अंग्रेजी पर्याय साइकोलॉजी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ये हुई है ग्रीक भाषा से। ठीक है, जो साइकोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है। प्रश्न नंबर 33 है, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे सिगमंड फ्राइड। ठीक है। प्रश्न नंबर 34 है हमारा, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे थर्स्टन महोदय। ठीक है। प्रश्न नंबर 35 है, स्याही डब्बा शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ये है हरमन रोडशा। ये भी अक्सर जो सीटेट का जो एग्जाम होता है उसमें अक्सर पूछा जाता है, स्याही डब्बा परीक्षण किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था हरमन रोडशा के द्वारा। प्रश्न नंबर 36 है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था स्किनर के द्वारा। ठीक है साथियों, तो साथियों ये थे हमारे 36 यानी 36 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि अक्सर आपकी सीटेट और रीट, केवीएस, ठीक है, एच टेट और यूपी टेट में जो अक्सर पूछे जाते हैं, उनमें से हमने ढूंढ कर ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण 36 प्रश्न का एक सेट तैयार किया था। ठीक है, हमने सोचा कि इनको आपके साथ रीट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाए। ठीक साथियों, तो ये आपको प्रश्न कैसे लगे आप कमेंट करके और अपना लाइक देकर ज़रूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे से हम अपनी जो साइकोलॉजी और टीचिंग से रिलेटेड जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियो डालना इस पर जल्दी ही थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएंगे हम। ठीक है साथियों, जिससे कि आपके एग्ज़ाम को लेकर जो प्रिपरेशन है वो आप यहाँ से कर सकें। ठीक है साथियों, चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हम अगली वीडियो आपके लिए साइकोलॉजिस्ट की जो सीरीज है उससे लेकर आएंगे, जहाँ से कि आप और शायद आज या कल में ही हम वो वीडियो यहाँ पर डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।